आज हम चिंतन थिंकिंग के बारे में जानेंगे कि चिंतन की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ थिंकिंग, और इसके जो टाइप्स हैं हमारे कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी और अपसारी चिंतन क्या होते हैं, उनके बारे में आज के इस क्वेश्चन में हम डिटेल में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम चिंतन की बात करें तो चिंतन वह व्यवहार है जो प्राय आंतरिक और छिपा हुआ होता है। जैसे चिंतन आप सबको पता है, हम लोग कहते हैं मुझे चिंता हो रही है, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो नेचुरली बात है चिंता क्या है, हमारा आंतरिक और छिपा हुआ अंदर जो हमारे मन में चल रहा है वो भावना हमारी चिंतन होती है, जिसमें आमतौर पर संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रतिबिंब, विचार, संपत्ति, ये जो सारे कोई ना कोई कंसेप्ट फॉर्मेशन हम अपने आप कर रहे हैं, विचार हमारे दिमाग में आ रहे हैं, किसी पिक्चर को देख के हम सोच रहे हैं, उसके बारे में कोई भी हमने इमेज देखी है तो उसके बारे में हम सोच रहे हैं, मतलब क्या है, आंतरिक मूल्यांकन हम कर रहे हैं, किसी के बारे में चीज के बारे में हम खुद से ही सोचे जा रहे हैं, अपने आइडियल उसमें लगा रहे हैं। ये जो चिंतन होता है सिर या मस्तिष्क तक सीमित नहीं होता, परंतु ये समस्त शरीर को संलिप्त करता है। निसंदेह मस्तिष्क चिंतन और तर्क में प्राथमिक होता है, लेकिन चिंतन के दौरान मांसपेशियों की क्रिया हमें ये सुझाव देती है शरीर के कई भाग मस्तिष्क के साथ सहयोग करते हैं। देखिए क्या बात है, इसमें क्या बताया गया है कि चिंतन जो है सिर या मस्तिष्क, मतलब ये सिर्फ नहीं है कि सिर्फ हम दिमाग से सोच रहे हैं तो वो दिमाग तक सीमित है। जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, ज्यादा सोचते हैं, तो उन सारी चीजों का प्रभाव हमारे शरीर के हर अंग पर दिखता है। देखिए, जब किसी को चिंतन की वजह से गुस्सा आ रहा होता है तो उसका शरीर कपकपाने लगता है, हाथ उसके गुस्से में इस तरह से उठेंगे, कोई रिएक्शन करेगा, तो क्या है तो वो हमारी सोच ही। तो ये वही चीज बताई गई है कि जब हम चिंतन करते हैं वो हमारे पूरे शरीर को अपने अंदर इन्वॉल्व कर लेता है, चिंतन में पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है। हालांकि जो हमारा मस्तिष्क है चिंतन और तर्क में प्राइमरी वही है, सोचा सबसे पहले दिमाग से ही जाएगा, प्राइमरी पार्ट हमारा वही है, लेकिन चिंतन के दौरान जो हमारी मांसपेशियों की एक्टिविटीज होती है, जैसे मान लो हमने क्लास में भी अगर हम हैं, टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसमें भी हम चिंतन कर रहे हैं, सोच तो एकदम से एक्टिविटी तो करेंगे ना, हैंड रेज करके बताया कि हाँ ये है, चाहे नॉर्मल चिंतन भी है, नॉर्मली हम कोई भी किसी बात पे थिंकिंग कर रहे हैं तो भी रिएक्शन तो बॉडी के थ्रू होगा ही होगा। ये दो बात इसके अंदर बताई गई है कि शरीर के कई भाग जो है मस्तिष्क का सहयोग करते हैं। सबसे उच्च बौद्धिक क्रिया होती है, इंटेलेक्चुअल जो एक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा है, जो संकेतों की सहायता से संपन्न की जाती है। अब कुछ हम इसमें डेफिनेशन देखेंगे। जैसे वेरेन ने कहा है, चिंतन एक ऐसी क्रिया है जो विचारों से संबंधित है। जैसे कि अभी आपको क्लियर हुआ है कि विचारों से ही हमारा चिंतन होता है, इसकी प्रकृति संकेतात्मक होती है तथा यह एक समस्या या कार्य द्वारा प्रारंभ होती है। मतलब कोई ना कोई हमारे आगे प्रॉब्लम आई होगी या कोई काम आया होगा हमारे आगे, जिसके थ्रू हमारा थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसका व्यक्ति सामना कर रहा होता है। इसमें कुछ प्रयास है वो भूल है, मतलब ट्रायल एंड एरर भी होती है, लेकिन वह समस्या के प्रभाव में रहता है और अंत में वह समस्या के समाधान रूपी निष्कर्ष तक पहुंच जाता है। कोई ना कोई हमारे सामने प्रॉब्लम आई, कोई काम आया करने के लिए, तो हम फिर उसमें थिंकिंग करते हैं, थिंकिंग प्रोसेस चिंतन करते रहते हैं और फाइनली हम उसके समाधान तक, निष्कर्ष तक हम उसमें पहुंच जाते हैं। तो यही बात ये वारेन ने अपने शब्दों में एक्सप्लेन करी है कि किस तरह से जब कोई इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो ट्रायल एंड एरर, मतलब बारी बारी प्रयास करेगा, गलतियां करेगा, लेकिन फाइनली वो सोल्यूशन तक पहुंच जाएगा। ऐसे ही गैरेट की डेफिनेशन है। गैरेट ने क्या कहा है, चिंतन वह व्यवहार है जो प्राय छिपा हुआ होता है और जिसमें आमतौर पर संकेतों, प्रतिबिंब, विचार, संप्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। छिपा हुआ किस लिए, क्योंकि ज्यादा हमारे माइंड में चल रही है, थिंकिंग प्रोसेस है, तो नेचुरली बात है मस्तिष्क ही हमारा इन्वॉल्व है ज्यादा, तो हमारे लिए छिपा हुआ है और कोई भी प्रतिबिंब, विचार, संप्रत्यय जो हमारे सामने आए हैं उनका हम इसमें यूज कर रहे हैं, जो कि हमारी भाई हर एक क्वालिटी से हम सोच के और उसके निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। ऐसे गेलमर की डेफिनेशन है, उन्होंने चिंतन को समस्या समाधान प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें हम प्रत्यक्ष या स्पष्ट व्यवहार के स्थान पर विचारों या संकेतों का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या है, वो चिंतन को कह ही हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस रहेगा। गेलमर कहते हैं कि थिंकिंग इसीलिए होती है कि जो हमारे सामने प्रॉब्लम आई है उसको हम सॉल्व करें, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस हुई, जिसमें हम आइडिया जो सिंपल है ना उसको हम ओवर एक्टिविटी, कोई और एक्टिविटी की बजाय हम आइडिया जो सिंपल को यूज कर
ताकि हम अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंचे। तो ये है हमारा चिंतन, जो हमारा थिंकिंग है उसका कंसेप्ट है। अब इन्हीं डेफिनेशंस के आधार पर हम देखेंगे कि हमारे थिंकिंग प्रोसेस की, थिंकिंग की, चिंतन की क्या विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले क्या आया कि चिंतन जो है आंतरिक और छिपा हुआ व्यवहार है, क्योंकि मन में, हमारे मस्तिष्क में होता रहता है चिंतन, तो छिपा हुआ व्यवहार है। चिंतन मस्तिष्क से सिर तक सीमित नहीं है, बल्कि शरीर को संलिप्त करता है, पूरी बॉडी ही इन्वॉल्व हो जाती है जब थिंकिंग प्रोसेस हमारा होता है। चिंतन क्रिया की मस्तिष्क एक प्राथमिक क्रिया है। चिंतन में संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रतिबिंब हो गया, विचार हो गया, संप्रत्यय हमारे, ये सब हो गए, तो इन सब का हमारा चिंतन में यूज होता है। चिंतन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वयस्क जो है चिंतन में उनकी भाषा प्रयुक्त होती है, मतलब चिंतन जो है भाषा है, ये संकेतात्मक व्यवहार है हमारा, कि किस तरह से हम संकेतों को फिर संकेतों के थ्रू हम सामने वाले को अपने विचार बताते हैं। भाषा विचारों को स्वरूप प्रदान करती है। भाषा में जो हमने थिंकिंग करी, जो विचार आए, भाषा के थ्रू हम दूसरे तक पहुंचाते हैं। प्रभावशाली विश्लेषण हम इसमें चिंतन का हमेशा नहीं कर सकते कि हम विश्लेषण करें हमने ऐसा क्यों सोचा। चिंतन हमारे सभी जागृत क्षणों और सोए हुए समय में होता है, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जागते हुए कर रहे हैं, सिर्फ सोते हुए कर रहे हैं, किसी भी समय कभी भी माइंड में कोई ना कोई बात चलने लग जाती है। बाल्यकाल में जो चिंतन है वो अक्रमबद्ध, अनसिस्टमैटिक होता है, मतलब बच्चे कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी खेलेंगे, करेंगे, क्योंकि उन्हें हर चीज की सही से नॉलेज नहीं है, तो इसलिए वो अनसिस्टमैटिक होगा। जो चिंतन का दृष्टिकोण, एटीट्यूड, जो पूर्वाग्रह और विश्वास है, इनके द्वारा प्रभावित होता है। मतलब जो भी एक व्यक्ति के खुद के एटीट्यूड्स हैं या प्रेजुडिस है, जो पहले से उसके माइंड में बातें सेट हैं, और जो उसके बिलीव्स हैं, इनका प्रभाव व्यक्ति के चिंतन पे जरूर पड़ता ही पड़ता है। वयस्क जो व्यक्ति हैं, बड़े जो लोग हैं, वो सृजनात्मकता और कलात्मकता के दृश्य प्रस्तुत करते हैं, मतलब क्रिएटिविटी उनके अंदर होगी ही होगी, उस तरह से वो चिंतन करेंगे। चिंतन जो है रिकॉल थिंकिंग, काल्पनिक चिंतन में अंतर है। मतलब एक तो हम क्या है, चिंतन और काल्पनिक चिंतन, एक तो सिर्फ सोचना किसी बात पे, एक कल्पना कर करके परेशान होना, उसके बारे में सोचना, इन दोनों में डिफरेंस है। एक्चुअल किस चीज पे हम चिंतन कर रहे हैं उसके बारे में हम प्रैक्टिकली सोचें, और वैसे ही अपने आप से मन में एज्यूम करके अगर हम कुछ भी सोच लेते हैं, तो दोनों में डिफरेंस होता ही होता है। जो हमारा रिकॉल थिंकिंग है, चिंतन का अर्थ है भूतकाल की हर चीज का वर्णन, जबकि काल्पनिक चिंतन का अर्थ है कभी ना घटित होने वाली घटना है। काल्पनिक का वही, जैसे मैं कह रही हूँ, कुछ भी हमने मन में सोच लिया, पता नहीं वो घटना हुई थी, होगी भी या नहीं होगी, लेकिन खुद ही हम सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, तो वो काल्पनिक चिंतन होता है। चिंतन का प्रारंभ किसी भी समस्या से होता है। चिंतन की प्रकृति ज्ञानात्मक होती है, और चिंतन समस्या समाधान प्रक्रिया है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी मेनली चिंतन का यूज हमारा होता है। चिंतन नए संबंधों की खोज है, जिसका परिणाम समस्या समाधान के रूप में होता है। नए संबंध, नए रिलेशंस का पता लगता है कि इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक हम कैसे पहुंचेंगे। चिंतन और कल्पना को अलग नहीं किया जा सकता। नेचुरली बात है, कल्पना करेंगे, सोचेंगे, तभी हमें रिजल्ट मिलेंगे। चिंतन प्रेरक केंद्रित होता है, मोटिव ओरिएंटेड हमारा होता है। चिंतन का आवश्यकताओं, ड्राइव आदि के बिना अध्ययन नहीं किया जाता, मतलब आवश्यकता होती है, किसी चीज की नीड होगी तो हम कोई कार्य करते हैं, वैसा ही है जब किसी चीज की हमें आवश्यकता होगी तो ही हम चिंतन करेंगे, सोचेंगे। तो ये हमारी कुछ विशेषताएं हैं चिंतन की। अब हम चिंतन के टाइप्स के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ थिंकिंग हमारे कौन कौन से होते हैं? कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, अभिसारी और अपसारी। अभिसारी जो चिंतन होता है वो कौन सा है? जिसमें आवश्यकता समस्या समाधान में पड़ती है, तथा जिस समस्या केवल एक ही सही उत्तर होता है, मन सही उत्तर की ओर अभिमुख हो जाता है। देखिए, हर अधिकतर जो हमारे सामने प्रॉब्लम है, तो उसका कोई एक सॉल्यूशन जब है, तो वो हमारा अभिसारी कन्वर्जेंट थिंकिंग होगा, और हमारा मन उसी सॉल्यूशन की तरफ जाएगा कि हाँ, इसका उत्तर यही है, उसी तरफ हम सोचेंगे। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, चिंतन जो किसी समस्या के समाधान के लिए एक ही सही उत्तर की ओर निर्दिष्ट डायरेक्टेड होता है, वही हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है, कि हम एक तरफ ही सोच रहे हैं। इसके अपोजिट जो दूसरा है हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन। अब अपसारी चिंतन क्या है? एक मुक्त चिंतन है, ओपन एंडेड थिंकिंग है, जहां व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर प्रश्नों या समस्याओं के अनेक उत्तर सोच सकता है। मतलब जो उसके सामने प्रॉब्लम आई, उसके कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, हर तरफ वो अपना ध्यान लगाता है, सोच सकता है। इस प्रकार का चिंतन जो है नवीन और मौलिक विचारों
सहायक होता है। जैसे क्लासरूम में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड नए नए व्यूज जानने के लिए बच्चों को ये कहते हैं कि हर तरह बच्चे जो हैं अपने विचार इसमें लिख के लाए, सोच के आए। तो उसमें क्या है, बच्चों ने तो काफी अलग तरह से सोचा ही सोचा और उसका रिजल्ट भी क्या आया, काफी सारे आंसर हमें आते हैं। तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। और इसकी जो अपसारी चिंतन की विशेषताएं फिर क्या हुई, चिंतन प्रवाह मतलब फ्लुएंसी, कुछ भी हम सोच सकते हैं, लचीलापन है, मौलिकता होगी, विस्तारण होगा, कितनी भी हम अपनी बात को एलेबोरेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो हमारा अपसारी चिंतन ऐसा चिंतन हुआ जो मौलिक, आविष्कारशील और लचीला है। ऐसे प्रश्न जिनके कई उत्तर हो सकते हैं और उन सभी उत्तर को खोजने के लिए विभिन्न दिशाओं में जो चिंतन उन्मुख होता है वो हमारा अपसारी चिंतन होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे थिंकिंग और उसके प्रकार, टाइप्स हमारे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आया।